हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका मोस्ट कंफ्यूजिंग ग्रामर रूल्स का नेक्स्ट पार्ट, यानी अभी तक चल रहा है आपका क्या, आर्टिकल। अब आप कहोगे कि सर वो छोटे छोटे पार्ट जो आपने छोड़ रखा है उसको कब कराओगे। तो यार एक बात बताओ, जो आप बचपन से करते आए हो जिस रूल को कि ये किसके पहले लगता है, एन किसके पहले लगता है, और भी कई छोटे छोटे रूल जिसमें आप उलझे पड़े हो कब से, और बचपन से आज तक जमा हो चुके वही सारे रूल्स में, तो वही सबको बार बार करने हैं क्या? आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी नहीं करनी है। तो छोटे छोटे चीज़ जो भी बचे हुए हैं वो तो आपका टेस्ट में कवर हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। और टेस्ट जो लोग नहीं देते तो आप लोग इंतज़ार करो उस वक्त का जब मैं बिल्कुल ही बेसिक लेवल से ग्रामर स्टार्ट करूंगा, है ना। तो ये ऐसा पॉसिबल तभी है, थोड़ा सा 5 मंथ का आपके पास एटलीस्ट टाइम लगेगा ही, क्योंकि ये पूरे सीरीज़ को कंप्लीट कराने में मैं 5 मंथ्स का टाइम लिया हूँ। अब ज़रा देख लो, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक खबर बता देता हूँ कि देखो, वोकैब अगर आप पढ़ते हो तो इसमें 6 सीरीज़ आते हैं। 6 सीरीज़ मैं एसपी बख्शी से कंप्लीट करा चुका हूँ, आप जा करके प्लेलिस्ट चेक करो। और अगर आपको वोकैब में इंटरेस्ट जगाना है तो आपको क्या करना चाहिए, तब आपको ईडियम्स वाले प्लेलिस्ट को शुरू करना चाहिए, ईडियम्स वाले सीरीज़ को देखना स्टार्ट करना चाहिए। आपका इंटरेस्ट खुद ब खुद जो है वो जग जाएगा। और ग्रामर के और भी पार्ट्स अगर फ्यूचर में आते हैं और आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो तो कोशिश करो इसी सीरीज़ को सबसे पहले देखने की, फिर आपको मज़ा आएगा। अब ज़रा बात करते हैं नए लोगों के लिए कि त्रिगीतम फोरम क्लब है क्या। तो टेलीग्राम ऐप पे ढूंढोगे त्रिगीतम तो मिल जाएगा त्रिगीतम फोरम क्लब नाम का एक ग्रुप, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओगे तो वहाँ 2 नाम से मिलेगा, एक त्रिगीतम फोरम क्लब और दूसरा त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल। इस पे आप लोग डिस्कस कर पाओगे। इसमें डेली बेसिस पर क्विजेस दिए जाते हैं, खास करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आप लोग प्रैक्टिस करो वहाँ पर जा करके। इस चैनल पे सिर्फ एडमिन्स ही पोस्ट कर सकते हैं और कोई नहीं। अब ज़रा बात करते हैं कि ये जो मैं नंबर दिया हूँ व्हाट्सअप का नंबर है, इस पर नॉर्मल मैसेज मत करना, व्हाट्सअप पे मैसेज करना, और इस पर कॉल बिल्कुल नहीं करना है। कॉल करने का मौका मैं सबको देता हूँ। इस पर्सनल गाइडेंस में मैं करता क्या हूँ, तो इसके अंदर मैं आप लोगों को टास्क देता हूँ, वीकली टास्क देता हूँ वोकैब के, ग्रामर के, और उसी टास्क के अंदर में से ही क्या करता हूँ, मैं टेस्ट कंडक्ट कराता हूँ और इस तरीके को फॉलो कराते हुए सब चीज़ों को याद कराने की कोशिश करता हूँ। ये थोड़ा पेड है ना। वीडियो मेरे कोई भी पेड नहीं है, मैं किसी भी वीडियो का चार्ज नहीं कर रहा हूँ। मेरे चैनल पे सारे वीडियोस फ्री ही हैं। बस जो मेहनत मुझे लगा है टेस्ट क्रिएट करने में, और इसके पीछे रीज़न भी है कि क्यों मैं टेस्ट करवाता हूँ। सिर्फ पैसा कमाना नहीं जी, बिल्कुल ही नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मकसद है कि आप इस चीज़ को भी फॉलो करो। सबसे पहली बात, पढ़ो और प्रैक्टिस करो। तो सिर्फ पढ़ लेते हो वीडियो को लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं पढ़ने का। आप फिर सिर्फ अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करते जाते हो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कभी थियरी पे ध्यान नहीं देते तो भी कोई फ़ायदा नहीं। आपको दोनों चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, पढ़ना प्लस प्रैक्टिस करना। और मैं इस चीज़ को बखूबी जानता हूँ कि कितना इसका फ़ायदा है, और इसलिए मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ ताकि मेरे इतने सारे स्टूडेंट हैं उसमें से अगर 20, 25, 50 भी अगर निकाल लेते हैं ना, क्रैक कर लेते हैं कोई अच्छे एग्जाम्स की, तो मुझे प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे चैनल को। तो इसी कोशिश में मैं लगा हूँ कि पढ़ाऊँ भी, प्रैक्टिस भी कराऊँ, है ना। और ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस जैसे मॉक टेस्ट में होता है ना, जहाँ तहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, पता ही नहीं चला कौन से चैप्टर से क्या है, तो वैसा नहीं है। आप 3 दिन पढ़ो, 4 दिन पढ़ो, फिर आप प्रैक्टिस करो उसी सारे कॉन्सेप्ट में से, तो बहुत फ़ायदा होगा। अब ज़रा हम लोग बात करते हैं, देखो क्या है ये 43rd नंबर रूल है क्या। ये है आपका फिक्स फ्रेजेस के बारे में। ये अभी जितने सारे अभी आने वाले हैं रूल्स, ये फिक्स फ्रेजेस को लेकर ही है। इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही सारे फ्रेजेस को मैं लिया हूँ। वैसे मैं फ्रेजल वर्ब पढ़ा चुका हूँ और आपका इडियम्स पढ़ा चुका हूँ और फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसमें से उसी को इंक्लूड किया हूँ जिससे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए। ठीक, तो आप लोग ध्यान देना, इस चीज़ को याद करना ही पड़ेगा। तो आप लोग देखो, और याद करना और क्या कहते हैं, रिवीजन करना भी एक कला है, तो आप लोग रिवाइज किया करो। वैसे मैं टेस्ट सीरीज जो मैं देता हूँ उसमें भी सबसे ज़्यादा फोकस किया हूँ रिवीजन के ऊपर। तो आप लोग क्या करोगे, इस चीज़ को याद कैसे करोगे, तो प्रैक्टिस कर करके। प्रैक्टिस कैसे करोगे इसको, तो आप बार बार वीडियो को देखो, ये चीज़ें याद हो जाएंगी। वैसे ये रूल भी बता चुका हूँ, है ना, तो रूल सिर्फ याद रखोगे तो भी याद होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। से क्या कह रहा है, देखो 43rd नंबर रूल ये कह रहा है कि टाइम्स जो होता है, डे एंड नाइट बताने वाले टाइम्स जो वर्ड्स होते हैं, उसके अगर एट, बाय, आफ्टर, बिफोर और फिर अराउंड,
ये सारे अगर प्रीपोजिशन लगे हुए हैं तो उनके बीच कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ये चीज़ आप ध्यान रखो। जैसे देख लो, यहाँ पर है एट डाउन, तो एट द डाउन नहीं, एट अ डाउन नहीं, है ना। तो इस चीज़ को मत बोलना। एक चीज़ आप लोग नोटिस करना, यहाँ पर DAWN है ना, ये DOW नहीं है, इसको थोड़ा सा आप लोग एरर को पकड़ना है ना, मिस्टेक यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। तो इसका मतलब होता है क्या है, तो सुबह का समय जब पहली किरण निकल रही होती है सूरज की, तो उसी वक्त को कहते हैं एट डाउन। जैसे यहाँ पर एट डस्क है, मतलब सायंकाल का जो समय होता है, सूर्यास्त का समय है ना, और ये सूर्योदय का समय। और ये भी आपका एट ट्विलाइट है, इसका मतलब भी होता है सायंकाल, मतलब सांझ का समय। तो इसके बीच कहीं भी आर्टिकल नहीं लगता। और फिर ये सारे वर्ड्स के पहले, मतलब एट डाउन है, मान लो कोई सेंटेंस में एट डाउन आ गया, तो इसके ना पहले लगाएंगे ना ही इसके बीच लगाएंगे। तो ध्यान रखना। तो इस चीज़ को याद रख लो कि एट डाउन, एट डे ब्रेक, एट नून, अराउंड नून, एट डस्क, एट ट्विलाइट, और फिर एट नाइट, और फिर बाय नाइट, एट मिडनाइट, और फिर अराउंड मिडनाइट, बिफोर मॉर्निंग, आफ्टर नाइट, और फिर बाय डे एंड नाइट। डे एंड नाइट भी आपका क्या बता रहा है, ये भी आपका बता रहा है समय। और इसके पहले प्रीपोजिशन आया है बाय, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही बीच में करेंगे। ठीक, इसी को कह सकते हैं डे एंड नाइट। तो इसके पहले और इसके बीच में भी कहीं द का प्रयोग और फिर ए एन का प्रयोग नहीं होगा, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये देख रहे हो। नेक्स्ट देख लो, 44वां नंबर क्या कह रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ पर कौन कौन से प्रीपोजिशन का मैं जिक्र किया हूँ, एट, बाय, आफ्टर, बिफोर और एक अराउंड, है ना। लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि अगर ये फ्रेजेज रहें तो करेक्ट है, भले ही ये टाइम डे एंड नाइट को बताने वाले वर्ड्स ही हैं। जैसे यहाँ पर इन द डे टाइम, देख रहे हो। अब बताओगे कि यहाँ पर द आया हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन है, एट, बाय, आफ्टर, बिफोर और अराउंड वाला वर्ड नहीं है। तो इन द डे नाइट, ड्यूरिंग द मॉर्निंग, ड्यूरिंग द डे, एडमायर द सनराइज, एडमायर द सनसेट। तो इन चीज़ों को आप याद रखना। ठीक, नेक्स्ट है इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द नाइट। तो देख रहे हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लोग सोचते हैं कि यहाँ पर एट नाइट है, जैसे देखो यहाँ पर एट नाइट था और फिर बाय नाइट। तो आप कहीं पढ़ चुके होते हो कि इन द नाइट, द तो कहीं देखा था, पर यहाँ पे द क्यों नहीं आया? तो इसलिए नहीं आया क्योंकि इसके पहले प्रीपोजिशन एट है, और यहाँ इसलिए आया क्योंकि इसके पहले प्रीपोजिशन जो है इन है। तो याद रखना, इन अगर आ गया तो द वहाँ पर लगेगा। तो इन सारे फ्रेजेस को याद रखना। नेक्स्ट है आपका, देखो सबसे कंफ्यूजिंग रूल ये भी है कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं सेम और होल, अगर ऐसे ये दोनों वर्ड रहे ना तो इसके पहले द का प्रयोग करते ही करते हैं। जैसे देख लो, दिस इज़ द सेम बुक दैट यू गेव मी, यह वही बुक है जिसे तुमने मुझे दिया था। तो सेम है यहाँ पे, तो सेम के पहले क्या आ गया है? द आ गया है, करेक्ट है। द होल क्लास वॉज अब्सेंट, पूरी क्लास ही अब्सेंट थी। तो होल वाले वर्ड के पहले क्या आया है? द का प्रयोग हुआ है, जो कि करेक्ट है। तो याद रख लेना, इससे भी पूछा गया है एग्जाम्स में। सेम एंड होल वाला वर्ड है तो इसके पहले द का प्रयोग करेंगे ही। देख लो नेक्स्ट। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। देख लो कि ऑल एंड बोथ, इसके पहले पढ़ा सेम और होल, यहाँ पर पढ़ रहा ऑल एंड बोथ। अगर ये दोनों वर्ड्स रहे तो इसके बाद द का प्रयोग करेंगे। कौन से सिचुएशन में, ज़रा देख लो कौन से सिचुएशन में। लेकिन क्या होना चाहिए? ऑल के बाद आपका प्लूरल नाउन होना चाहिए, और वो काउंटेबल नाउन में प्लूरल होना चाहिए। अनकाउंटेबल की बातें नहीं कह रहा। और बोथ के बाद भी आपका प्लूरल नाउन होना चाहिए, तब इसके बाद द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर ऑल है, यहाँ पर सुगर है। सुगर तो काउंटेबल नाउन नहीं है, प्लूरल तो है नहीं, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके बीच में द का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक, देख लो यहाँ पर बोल रहा है ऑल द बॉयज़ वर प्रेजेंट देयर, सारे के सारे बॉयज़ वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो ऑल के बाद क्या आया है? द आया है। क्यों? क्योंकि इसके बाद प्लूरल नाउन है। बोथ द ब्रदर्स, बोथ के बाद द का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके बाद प्लूरल हुआ है। ठीक, नेक्स्ट याद रखो, देखो रूल नंबर 47। अब इसमें कंफ्यूजन होता है कि पेन से लिखना, दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। राइट इन इंक, मतलब स्याही से लिखना, इसका मतलब ही होता है स्याही से लिखना। लेकिन कहाँ पर आर्टिकल नहीं लगता, तो इन अगर बीच में है तो यहाँ पर कोई आर्टिकल का बीच में यूज नहीं है। लेकिन वही अगर विथ का प्रयोग है
तो इसके बाद आपका पेन और पेंसिल, और फिर इंक के पहले तो वैसे भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंक है आपका क्या, अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन पेन तो काउंटेबल है, पेंसिल तो काउंटेबल है, तो इसके पहले ए आ जाएगा। लेकिन कब? जब इसके पहले विथ वाला क्या रहे, प्रेपोजिशन रहे। तो याद रखना, राइट इन इंक सही है, कोई प्रेपोजिशन नहीं बीच में। राइट इन पेंसिल ये भी सही है, लेकिन विथ आ गया तो राइट विथ या पेन, राइट विथ या पेंसिल, ये करेक्ट है। तो इन और विथ में ध्यान रखना, पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए इंक्लूड किया हूँ, क्योंकि इस सीरीज का नाम ही है मोस्ट कन्फ्यूजिंग रूल्स। तो क्यों ना मैं पूरे अच्छे तरीके से कन्फ्यूजन वाले रूल्स को बताऊं। अब देख लो क्या है नेक्स्ट। ये कह रहा है कि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, सबका मीनिंग होता है इस प्रकार का। नेक्स्ट है रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ। देख रहे हो किस तरीके से कलेक्ट किया हूं मैं। बुक्स में पूरा एकदम क्या करता है, सारा कुछ मिला करके दे देता है, आपको पता नहीं चलता किस तरीके से याद रखूं। तो ये काइंड ऑफ सिमिलर मीनिंग वाले हैं, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, और फिर वैरायटी ऑफ। नेक्स्ट है पोजीशन और पोस्ट वाला। देखो रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ। ठीक, कोई किसी चीज़ का टाइटल है उसके पास, इसका मतलब उसके पास कोई रैंक ऑफ, पोस्ट है। नेक्स्ट है अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, है ना, अ ग्रेट डील ऑफ। सबका मीनिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा संख्या में होना, और फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। संख्या मतलब काउंटेबल नाउन के पहले, मात्रा मतलब क्वांटिटी के पहले, मतलब अनकाउंटेबल नाउन के पहले। तो यहाँ बोला है कि इनके बाद आने वाले नाउन्स के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बाद जो भी आपका नाउन्स आएगा, उस नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, काइंड ऑफ फ्रूट, है ना, काइंड ऑफ है, जी हाँ, किसी एक फ्रूट की बात कर रहा है, एक प्रजाति के फ्रूट की। अब इस फ्रूट के, ये नाउन है, इसके पहले कोई लगाया है, द, ए, एन कुछ नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ के अंदर आ रहा है। काइंड ऑफ बुक, सॉर्ट ऑफ पीपल, है ना, मतलब इस प्रकार के पीपल। टाइप ऑफ मैन, कोई भी कहीं भी आया है, कोई भी आर्टिकल इसके बीच में नहीं आया। एग्जाम्पल में देख सकते हो यहाँ पर क्या, ही हैज़ बीन प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ IAS, वो IAS के रैंक तक उसको प्रमोट कर दिया गया है। तो देखो यहाँ पर रैंक ऑफ है, लेकिन रैंक ऑफ के बाद कौन सा नाउन आया है, IAS। तो इसके पहले एन का प्रयोग किए हैं क्या? IAS सिर्फ रहता तो एन लगाते, लेकिन रैंक ऑफ के बाद आ गया, इसलिए इसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। ये हुआ है आपका यूज, देख लो द हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसके पहले हुआ है। लेकिन आपका रूल क्या कह रहा था कि ये सारे जो फ्रेज हैं, इसके बाद जो भी नाउन्स आते हैं, उसके बाद कोई आर्टिकल, उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। मतलब रैंक ऑफ के बाद IAS नाउन है, तो इसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किए। यहाँ क्यों आया है बताओ, मुझे आप लोग बताओ कमेंट में। रैंक ऑफ IAS के पहले द आखिर आ क्यों गया, क्यों आ गया? रूल पढ़े हो, बताया हो ना फर्स्ट क्लास में ही, क्या बताया था कि जब भी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहे तो फर्स्ट वाले नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, रैंक आपका क्या बता रहा है, रैंक भी एक तरह का नाउन है। किस तरीके का नाउन है? पोजीशन वाला, है ना, प्लेस वाला कह सकते हो इसको। तो देख लो यहाँ पर द नहीं लगाएंगे, द IAS, और फिर एन IAS नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन। तो यहाँ पर काइंड ऑफ अ मैन करके क्या कर देता है, एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है, एरर दे देता है कि आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अ मैन, ऐसे दे देगा। आप सोचोगे कोई गलती नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ है तो इसके बाद आने वाले नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। नेक्स्ट रूल देख लो, इसी में से ये जो फर्स्ट वाला है, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ वाला जो है, इसी से रिलेटेड क्या दिया है देखो। यहाँ बोला है कि लेकिन काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद ए और फिर एन का प्रयोग गलत नहीं होगा अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज हो। जैसे देख लो, अगर यही वाला काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, टाइप ऑफ, ये सब जो वर्ड्स हैं, फ्रेज हैं, अगर ये यूज होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, तो यहाँ पर हम लोग आवश्यकता अनुसार ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे व्हाट टाइप ऑफ ए सिंगर इज ही, किस प्रकार का सिंगर है वो। तो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट से स्टार्ट, टाइप ऑफ है, सिंगर भी नाउन है ना, लेकिन इसके पहले क्या यूज हुआ है, ए का प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन वाले में यूज होता है, इसको ध्यान रखना। एक साथ कलेक्ट करके अच्छे तरीके से दिया हूँ। फिर बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ सिंगर इज ही, ये भी करेक्ट है। ये जरूरी नहीं कि इसके पहले य और एन आएगा ही आएगा। इसलिए तो ये रूल में ही बताया हूँ कि अगर
इसका प्रयोग हुआ है क्वेश्चन वाले सेंटेंस में और उसके बाद आने वाले नाउन के पहले अगर ए या एन का प्रयोग हुआ है तो गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको अगर छोड़ दें तो ये पूरा ही गलत हो जाएगा, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। जैसे ये दोनों ही करेक्ट हैं। व्हाट टाइप ऑफ ए सिंगर इज ही, ये है करेक्ट है। ये अगर यहाँ पर नहीं दिए तो भी करेक्ट है, ठीक है, तो ध्यान रखना। वैसे तो इसके बाद आने वाले नाउन में आप रूल पढ़ चुके हो अभी कि इसके बाद आने वाले नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन कह रहा है कि लेकिन क्वेश्चन वाले में रहे ए या एन तो उसको गलत नहीं माना जाएगा, जो ए वाला सेंटेंस है। नेक्स्ट देखो आप लोग, कुछ ऐसे फिक्स फ्रेजेज हैं जिनके बीच कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगते। देख लो, कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगते, आपको याद रखना ही पड़ेगा, है ना। कुछ कुछ का ये गूगल बाबा ने क्या किया है, मतलब इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाया हिंदी में, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लो क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे फिक्स फ्रेजेस हैं जिनके बीच कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं आता, है ना। देखो क्या है, ऑन फायर, ऑन अर्थ, इसका मतलब होता है ना जाने क्यों और क्या। इसके बारे में मैं डिटेल भी बताने वाला हूँ, देख लो आगे। इसके बारे में ये मत समझना कि धरती पर वाले मीनिंग में है ना, धरती पर वाले मीनिंग में भी है तो भी यहाँ पर बीच में हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। वैसे अर्थ, मून, सन होता है, इसके पहले द का प्रयोग करते ही हैं, लेकिन अगर फ्रेज की तरह यहाँ यूज हुआ है तो इसके बीच द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। ऑन फायर का मतलब क्या है, इसका मतलब भी आगे हम लोग जिक्र करेंगे, 2-3 मीनिंग होता है इसका, ठीक। ऑन अर्थ है, ये सब फ्रेजेस हैं, इसके बीच कोई भी आर्टिकल नहीं है। ऑन द फायर, ऑन अ फायर ऐसे नहीं कहेंगे। देखो, ऑन टाइम मतलब समय पर होना, ऑन डिमांड मतलब मांग किए जाने पर, और यहाँ पर अगर इन डिमांड रहता तो किसी चीज़ की मांग होना, और ऑन डिमांड है मतलब किसी चीज़ के मांग किए जाने पर नेताजी भड़क गए, है ना, तो वहाँ पर ऑन डिमांड कहेंगे। लेकिन कहेंगे कि आजकल प्याज की डिमांड है तो कहेंगे क्या, इन डिमांड, वहाँ पे ऐसे यूज़ करेंगे। देख लो, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है मीनिंग में। यहाँ पर ऑन स्ट्राइक मतलब हड़ताल किए जाने पर, ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर होना, ऑन फुट मतलब पैदल चलना, ऑन पेमेंट, पेमेंट पर होना, ऑन लीव मतलब छुट्टी पर होना। देख लो, अगर ये दिख जाए तो एग्ज़ाम में इस पर गौर फरमाना, और क्या फरमाना है कि इसके बीच कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक। देख लो किसका क्या मीनिंग होता है, डिटेल में मैं थोड़ा बताने की कोशिश किया हूँ। जैसे यहाँ पर बोला है 2 मीनिंग है ऑन फायर का, एक तो यहाँ है और दूसरा एक यहाँ है। क्या मीनिंग है देखो, दिस टाइम इट वॉज द साउथ टावर दैट वॉज ऑन फायर, मतलब इस बार दक्षिणी टावर धधकने लगा। ऑन फायर का मतलब आग से रिलेशन है इसका। दूसरी बार देखो क्या है इसका मीनिंग, ऑन कॉल फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, वन कॉल, ऑन नहीं, वन कॉल फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर सेट आवर डिपार्टमेंट ऑन फायर, मतलब क्या, एक फ़ोन नहीं आया था मुख्यमंत्री का कि हमारे डिपार्टमेंट में हड़बड़ी मचा दिया। तो ऑन फायर का यहाँ पर क्या सेंस निकला, हड़बड़ी मचा देने के सेंस में, आग के सेंस में नहीं। इसी तरीके से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, कई लोग इसके मीनिंग भी नहीं जानते कि ऑन अर्थ का मीनिंग होता क्या है, कैसे यूज़ करते हैं। देख लो, कभी नहीं सोचे होगे, मुझे लगता है आप में से 90% को ये पता नहीं होगा। देख लो कैसे, वॉट ऑन अर्थ हैव यू गॉट ऑन, इसका मतलब क्या होता है, क्या भेष बनाया है तुमने, या फिर ना जाने ये क्या भेष बनाया है तुमने, ये इसका मीनिंग होता है। तो ना जाने के सेंस में इसका क्या होता है, मीनिंग होता है। देख लो, ना जाने के सेंस में ऑन अर्थ का मीनिंग होता है। जैसे देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है व्हाट ऑन अर्थ इज ही थिंकिंग, ना जाने वह क्या सोच रहा है। ऐसे सिर्फ पूछें, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको यहाँ पर छोड़ो, सिर्फ बनाना है वह क्या सोच रहा है, तो क्या कहोगे, व्हाट इज ही थिंकिंग। लेकिन अगर इसके पहले लगा दें ना जाने वह क्या सोच रहा है, तो क्या कहना पड़ेगा, व्हाट ऑन अर्थ इज ही थिंकिंग, ना जाने वह क्या सोच रहा है ना, ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रही है। अब जरा देखो, हाउ ऑन अर्थ डिड इट हैपन, तो सिर्फ अगर आपको बनाना रहे कि यह कैसे हो गया, तो क्या कहोगे, हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे हो गया। लेकिन आपको कहना रहे ना जाने यह कैसे हो गया, हे भगवान ना जाने ये कैसे हो गया, तो क्या कहोगे, हाउ ऑन अर्थ डिड इट हैपन, ठीक है। इसी तरीके से ये सब स्पोकन क्लासेस में सिखाए जाते हैं वैसे, और ये थोड़ा सा एक पार्ट आ गया तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, ताकि आप कभी भूलो ना कि ऑन अर्थ के बीच में नहीं आता क्या कोई भी आर्टिकल। फिर यहाँ पर क्या है, अगर तुमसे पूछे कि तुम मेरे वीडियोस को क्यों लाइक नहीं करते, तो क्या कहोगे, वाई डोंट यू लाइक माई वीडियोज़, तुम मेरे वीडियोज़ को क्यों नहीं लाइक करते। लेकिन अगर पूछ दे ना जाने तुम मेरे वीडियोज़ को क्यों नहीं लाइक करते, तो क्या कहना पड़ेगा, वाई ऑन अर्थ डोंट यू लाइक माई वीडियोज़, पता नहीं तुम क्यों नहीं मेरे वीडियोज़ को लाइक करते, है ना।
तो ना जाने के सेंस में ऑन अर्थ का यूज होता है। काफ़ी लोगों के लिए न्यू होगा, सीख लो इसको। वैसे मैं ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना। यहाँ पर देख लो क्या है, रूल 51 कह रहा है इन अ मूड, देख रहे हो इसमें यहाँ पर क्या आ गया, एकदम मिजाज में होना, है ना, ये आ गया है बीच में। इन अ डायलेमा मतलब दुविधा में होना, ये आया है। इन अ रेज आक्रोश में होना, फिर इन अ टेम्पर गुस्से में होना, चिड़चिड़ापन में होना, इन अ टेम्पर कहलाता है। तो इसको भी याद रखने की कोशिश करो, है ना। इन्हीं सारे फ्रेजेस में, इन्हीं सारे जितना मैं कलेक्ट किया हूँ ना, इसी सारे में से कितने सारे प्रीवियस ईयर में आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो इसको याद रखना ज़रूरी है। बहुत टीचर्स इसको छोड़ देते हैं, वो कहते हैं चलो यार नहीं समझेंगे, वे लोग समझेंगे कि ये फ्रेजेस वाला इस चैप्टर में नहीं आता। जी हाँ, इस चैप्टर में आता ही आता है, इससे पूछते हैं। फिर है 52 नंबर, देखो ये भी फिक्स फ्रेजेस हैं। इसको क्या करना है, बाय चांस। बाय चांस का मतलब क्या, बाय चांस का मतलब क्या होता है, संजोग से, है ना। और फिर लक बाय चांस जो कहते हैं, है ना, तो वही हो गया लक के वजह से। और फिर बाय चांस का मतलब संजोग से। फिर है बाय मिस्टेक मतलब गलती से। बाय पोस्ट मतलब किसी को आप पोस्ट करते हो तो बाय पोस्ट सेंड करते हो। बाय चेक किसी को पैसा देते हो, बाय चेक। बाय द चेक, बाय अ चेक नहीं, सिर्फ बाय चेक। बाय मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब संदेहवाहक। जैसे मैसेंजर किसको कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, मोहम्मद पैगंबर साहब को कहते हैं, ईसा मसीह को कहते हैं। ये सारे व्यक्ति मैसेंजर ही थे, तो यही कहलाता है बाय मैसेंजर, ना कि बाय द मैसेंजर। ऐसा मत समझ लेना कि मैसेंजर वर्ड का मतलब होता है मोहम्मद पैगंबर साहब, तो वो यूनिक थे, तो यूनिक वाले चीज़ के पहले द लगाएंगे। तो इस तरीके से मत सोचना। बाय मैसेंजर आपका क्या है, फ्रेज है, इसके पहले इसके बीच में कहीं भी द ए एन कुछ नहीं लगा। तो इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट है, लेकिन जब ट्रैवल करते हो इन माध्यम से तब भी इसको ध्यान में रखना। जैसे बाय एयर मतलब हम फ्लाइट से जा रहे हैं तो कहते हो ना बाय एयर में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई चीज़ का यूज नहीं हुआ। बाय सी मतलब हम लोग पानी वाले जहाज़ से जा रहे हैं। बाय लैंड मतलब रोड से जा रहे हैं। बाय रोड, रोड से होके जा रहे हैं। ये सब माध्यम है किस चीज़ का, ट्रैवलिंग का। तो यहाँ पर भी कोई भी आर्टिकल इसके बीच नहीं आता। बाय कार, बाय प्लेन, बाय ट्रेन, है ना। बहुत लोग कहते हैं आई एम गोइंग विथ माई बाइक। अरे विथ बाइक नहीं जा रहे हो, यू आर गोइंग बाय योर बाइक, है ना, मतलब तुम बाइक से ट्रैवल कर रहे हो, बाय बाइसिकल। तो याद रखना इन सारे फ्रेजेस को। अब जरा देख लो यहाँ पर, जैसे बाय चांस आ गया था, तो बाय चांस का देख लो क्या कैसे यूज करेंगे। ऑन द थर्ड डे ही इट्स नथिंग मतलब तीसरे दिन में वह कुछ नहीं खाता है। एक्सेप्ट व्हाट उसके अलावा, बाय चांस संजोग से, इज गिवन हिम विदाउट हिज आस्किंग फॉर इट मतलब तीसरे दिन वह उसके अलावा कुछ नहीं खाता जो संजोग से और उसके मांगे बिना उसे दे दिया गया हो। अब यहाँ पर एक और कैचिंग चीज़ है जो मैं जब पढ़ाऊँगा जेरंड और पढ़ाऊँगा पार्टिसिपल तो इस चीज़ का जिक्र करूँगा। जैसे देख लो यहाँ पर है ही इज़ आस्किंग, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इस हीज़ के बाद आस्किंग आ गया। ऐसा थोड़े ना होता है। जी हाँ होता है। कैसे होता है कैसे नहीं होता है ये मैं बताऊँगा उस रूल में। देखना कितने अच्छे से याद करा दूँगा, लगेगा अरे सर कमाल कर गए। मतलब जिस चीज़ के बारे में कभी नहीं समझा था, जो चीज़ याद नहीं होता था कभी, कैसे ये होता है, कब हीज आस्किंग होता है, कब हिम आस्किंग हो जाता है ना, तो वो समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप टेंशन बिल्कुल ना लो। फिर है बाय मिस्टेक का यूज यहाँ पर, गलती से, है ना। बाय मिस्टेक ही किल्ड अ मर्चेंट नेम्स इमरान खान, है ना। मर्चेंट नेम्ड होना चाहिए डी, है ना, कि एक मर्चेंट था जिसका नाम था इमरान खान, तो उसको उसने गलती से मार दिया। उसने गलती से इमरान खान नामक एक व्यापारी को मार डाला। तो बाय मिस्टेक का यूज़ कहाँ कैसे हुआ है देख लिए हो। अब देख लो ये सभी भी क्या हैं, फिक्स फ्रेजेस हैं। क्या क्या देख लो। इन फैक्ट इसका मतलब वास्तव में, इन डिटेल डिटेल में, इन शॉर्ट मतलब संक्षेप में, संक्षेप में, फिर ब्रीफली जिसको कहते हैं, इन टाइम टाइम में होना, इन डिमांड किसी चीज़ की मांग होना, और इसके पहले देखे थे ऑन डिमांड, है ना, मतलब किसी चीज़ की मांग करने पर। यहाँ इन लाइफ जीवन आपके ज़िंदगी में, इन हेस्ट जल्दबाजी में, इन डेट कर्जे में होना, इन डाउट मतलब संदेह में होना, इन डिफ़िकल्टी, इन क्राइसिस क्राइसिस मतलब कमी होना, इन ट्रबल मुसीबत में होना, इन कन्फ्यूजन बिल्कुल ही कन्फ्यूज में होना, इन डेंजर खतरे में होना। तो ये सारे जो हैं इसके पहले ध्यान देना, कहीं पर बीच में कोई आर्टिकल नहीं आया है, तो इन फ्रेजेस को याद रखना। देख लो जैसे इन फैक्ट का कैसे हम लोग यूज़ किए हैं, तो ये है दे डू वेल मतलब वे अच्छी तरह से करते हैं। इन फैक्ट वास्तव में वेरी वेल बहुत अच्छा करते हैं। दे डू वेल इन फैक्ट वेरी वेल, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखना। अब ज़रा देख लो, एक बार मैं रिकैप करवा देता हूँ हमेशा की तरह, ताकि आप कभी भूलो ना, है ना।
अब ज़रा देख लो क्या है ये 5th नंबर। ये कह रहा है रूल नंबर 43, टाइम्स ऑफ द डे एंड नाइट बताने वाले वर्ड्स के अगर पहले उसके पहले एट, बाय, आफ्टर, बिफोर और फिर अराउंड आ जाए तो वहाँ पर कहीं भी उसके पहले क्या नहीं लगता, आर्टिकल नहीं लगता, ना ही पहले लगता, ना ही इधर बीच में लगता। तो इसको पढ़ लेना, एट डाउन, एट डे ब्रेक, एट नून, अराउंड नून, एट डस्क, एट ट्विलाइट, एट नाइट, बाय नाइट, एट मिड नाइट, अराउंड मिड नाइट, बिफोर मॉर्निंग, आफ्टर नाइट, बाय डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। नेक्स्ट है, लेकिन नीचे दिए गए टाइम वाले फ्रेजेस में क्या करते हैं, द लगाते हैं कब, सो देख लो, इन द डे टाइम, इन आया है, ठीक है, इन, और फिर ड्यूरिंग द मॉर्निंग, ड्यूरिंग आया है, ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग आया है, एडमायर द सनराइज, है ना, तो यहाँ पर एडमायर आया है, एडमायर द सनसेट, एडमायर आया है, द भी आया है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द नाइट, नाइट के पहले कब लगता है द, और मॉर्निंग के पहले कब लगता है द और कब नहीं लगता, ये आप इधर से कंपेयर करके देख सकते हो। नेक्स्ट आपका देख लो, सेम और होल के पहले द का प्रयोग करते हैं, दिस इज द सेम बुक दैट यू गेव मी, तो सेम के पहले द आया है, द होल क्लास वॉज अब्सेंट, तो होल के पहले यहाँ पर द आया है। नेक्स्ट आपका एडजेक्टिव ऑल एंड बोथ के बाद द का प्रयोग करेंगे जब इसके बाद प्लूरल नाउन आता हो, जैसे ऑल के बाद द लग गया, क्यों, क्योंकि इसके बाद प्लूरल नाउन आ गया, बॉयज़, बोथ द ब्रदर्स, ऑल शुगर इज वेस्टेड, यहाँ पर ऑल के बाद इसलिए द नहीं आया क्योंकि ये प्लूरल नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है, इंक से लिखते हैं, सही है, लेकिन इन आ गया तो कोई आर्टिकल नहीं। राइट इन पेंसिल, पेंसिल से लिखते हैं, राइट इन पेन, पेन से लिखते हैं, इन अगर है कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन विथ आ गया तो ए वाला आर्टिकल या फिर एन वाला आर्टिकल ज़रूरत के हिसाब से लगाते हैं। नेक्स्ट है, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, ये सब रहे, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ये सारे चीज़ आए तो इनके बाद आने वाले नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, ये सारे फिक्स फ्रेजेस हैं, याद रखना। जैसे काइंड ऑफ फ्रूट, काइंड ऑफ बुक, सॉर्ट ऑफ पीपल, टाइप ऑफ मैन, यहाँ पर दिया ही हैज़ बीन प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ IAS, IAS के पहले द नहीं आया है, द क्यों आया है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, है ना, कभी नहीं भूलोगे इस रूल को, स्टोरी भी बताया था। नेक्स्ट है, लेकिन काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद ए एन का प्रयोग गलत नहीं होगा, है ना, अभी अभी पढ़ा कि नहीं लगता, लेकिन अगर क्वेश्चन वाले सेंटेंस में रहे तो यहाँ पर अगर दे देते हैं तो भी गलत नहीं होगा, नहीं भी देते हैं तो भी सही है। कुछ ऐसे फिक्स फ्रेजेज हैं जिनके बीच कोई भी आर्टिकल नहीं लगते, याद रखना इस चीज़ को। ऑन फायर, ऑन डिमांड का मतलब ना जाने क्यों, ना जाने क्या, ऑन टाइम, ऑन डिमांड, ऑन स्ट्राइक, ऑन ड्यूटी, ऑन फुट, ऑन पेमेंट, ऑन लीव, ये सारे फ्रेजेस को याद रखना, कहीं भी बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं आया है। नेक्स्ट देख लो, ये सारे सेंटेंस को याद रखना, भूलना नहीं। नेक्स्ट क्या है आपका 51 नंबर, इन अ मूड, इन अ डायलेमा, इन अ रेज, इन अ टेम्पर, ये सभी चीज़ों को भी याद रखना, बीच में ए सबके बीच में था। नेक्स्ट है बाय चांस, बाय मिस्टेक, बाय, कई बार एग्जाम में देता है बाय द मिस्टेक, बाय द चांस, आप लोग समझ नहीं पाते हो कहाँ से पूछा है, तो यहीं से पूछा है कि ये फिक्स फ्रेजेस हैं, इसके बीच में नहीं आता। बाय चांस, बाय मिस्टेक, बाय पोस्ट, बाय चेक, बाय मैसेंजर। नेक्स्ट है, ट्रैवलिंग करने वाले माध्यम के बीच भी कहीं पर नहीं लगता जब उसके पहले बाय लगता है, जैसे बाय एयर, बाय सी, बाय लैंड, बाय रोड, बाय कार, बाय प्लेन, बाय ट्रेन, बाय बाइसिकल, बाय बाइक, है ना, नहीं लगता। देख लो नेक्स्ट, ये आखिरी बचा हुआ है कि इन फैक्ट, इन डिटेल, इन शॉर्ट, इस चीज़ को भी याद रखना, कहीं नहीं लगा बीच में। इन टाइम, इन डिमांड, इन लाइफ, इन हेस्ट, इन डेट, इन डाउट, इन डिफ़िकल्टी, इन क्राइसिस, इन ट्रबल, इन कन्फ्यूजन, इन डेंजर, ये कहीं भी बीच में लगा है क्या, नहीं लगा। इन सारे फ्रेजेस को याद रखना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस क्लास को रैप अप करेंगे, लेकिन एक मंत्र को कैसे मैं बोल सकता हूँ आपको बताना कि रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस, यही मंत्र है सक्सेस का, रिवीजन आपको करना ही होगा। रिवीजन एक आर्ट है, सबकी समझ में नहीं आती, इसलिए मैं टास्क और टेस्ट वाला चीज़ फॉलो करता हूँ, ताकि आप टाइम से कब करना है क्या नहीं करना वो मैं तय करता हूँ, और आप लोग अच्छे टाइम पे टास्क का रिवीजन और टेस्ट का भी रिवीजन करते रहते हो, बहुत फ़ायदा होता है। नेक्स्ट, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस में पसीने बहाओगे, द लेस यू ब्लीड इन बैटल, उतना कम लहू बहाने आपको बैटल में पड़ेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखना। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।